नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे देश को किया समर्पित। मेरठ से अब 6 घंटे में पहुंचेंगे प्रयागराज। पीएम ने एक्सप्रेसवे को बताया यूपी के विकास की लाइफलाइन। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग जारी। दूसरे चरण में सुबह 11 बजे तक 40% से अधिक मतदान। 142 सीटों पर वोटिंग के लिए मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। ममता शुभेंदु के एक दूसरे पर आरोप। दिल्ली से एयरफोर्स के विशेष विमान के जरिए लेह पहुंचे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष। 1 से 15 मई तक पहली बार लेह में होगी पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी। यूएई की ओपेक और ओपेक प्लस समूह से बाहर निकलने की घोषणा। हॉर्मुज ब्लॉकेड के बीच वैश्विक तेल उत्पादक समूह को बड़ा झटका। वहीं ट्रंप ने कहा खत्म होने की ओर ईरान। और थॉमस कप में भारत का सामना चीन से। पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी भारतीय टीम की नजर ग्रुप में शीर्ष पर जगह बनाने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। 36,230 करोड़ की लागत से तैयार ये एक्सप्रेसवे देश के अवसंरचना विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरता है, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ता है। ये एक्सप्रेसवे राज्य के आर्थिक कायाकल्प की नई आधारशिला रख रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय मौजूदा 10 से 12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा। 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर है। इसे 8 लेन तक विस्तारित करने योग्य बनाया गया है। इस परियोजना की एक प्रमुख विशेषता शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी हवाई पट्टी का निर्माण भी इस पे किया गया है। इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे और पूरे क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के ढेरों अवसर इससे पैदा होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के विकास की लाइफलाइन बताया। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस आ सकते हैं। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। और आइए एक नजर डालते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र में 2014 के बाद मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च है और देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ उसने उत्तर प्रदेश की शक्ल को भी किस तरह से बदला है, कनेक्टिविटी को बेहतर किया है उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों के साथ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हम बात करते हैं, ये 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। 341 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जो कि जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन का किया जा सकता है। 2014 के बाद से जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ है उसकी तुलना भी आपको बताएंगे। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 22,494 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने किस तरह से लोगों की जिंदगियों को बदला। लखनऊ से गाजीपुर के बीच की दूरी अब मात्र 3.5 घंटे में तय की जा सकती है, जिसमें इससे पहले कई घंटे लगते थे। बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरता है।
हवाई पट्टी इस एक्सप्रेसवे पे है, जो गंगा एक्सप्रेसवे पे जिस तरह की हवाई पट्टी है वही सुविधा इस पर भी है। सुल्तानपुर में तकरीबन 3 किलोमीटर से ज्यादा की यह हवाई पट्टी है। जरूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वायुसेना के लड़ाकू विमान, राफेल, सुखोई जैसे आपातकाल स्थिति में उतारे जा सकते हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस ने उत्तर प्रदेश की जनता के ही जीवन को नहीं बदला, बल्कि कनेक्टिविटी को भी एक बड़ा विस्तार दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के वे के साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने किस तरह से बुंदेलखंड के लोगों के लिए जीवन को बदला और बुंदेलखंड को न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों से भी जोड़ा है, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ 2014 में मोदी सरकार जिस समय सत्ता में आई, उस समय ये देखा गया कि 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाता था बजट में, लेकिन 2014 से लेकर 2026 तक की इस यात्रा में 2026 के बजट में ये 12 लाख करोड़ था, जो अगर पिछले बजट की तुलना करें तो 8% ज्यादा था। बात कर रहे थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। ये 296 किलोमीटर लंबा है। ये भी 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे जरूरत पड़ने पे 6 लेन का विस्तार किया जा सकता है। तो दूरगामी एक तरह से जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेसवे के निर्माण किए गए हैं। चित्रकूट को इटावा से जोड़ता है ये। बुंदेलखंड एक वो इलाका रहा उत्तर प्रदेश का जो हाशिए पे पड़ा रहा, और क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी इसलिए रोजगार एक बड़ा मसला रहा, बेरोजगारी एक बड़ा मसला वहां पे रहा, पलायन एक बहुत बड़ा मसला रहा है। 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार हुआ। ये एक्सप्रेसवे बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और औरैया से होकर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने न सिर्फ बुंदेलखंड में कई बड़े अफसर, कई बड़े निवेश वहां पर एक तरह से स्थापित किए हैं, साथ ही साथ इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 बड़े पुल, 266 छोटे पुल और 18 फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। यानी एक एक्सप्रेसवे उस इलाके और उस इलाके से जुड़े तमाम जिलों के लिए एक नए जीवन शैली को अपने साथ लेकर आता है। जिन इलाकों को जोड़ा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली की दूरी भी लगभग 7 घंटे में बुंदेलखंड से तय की जा सकती है। तो पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में खासकर अगर बात करें गंगा एक्सप्रेसवे के साथ, जो एक्सप्रेसवे का एक पूरा जाल है उत्तर प्रदेश में, उसने उत्तर प्रदेश को नई कनेक्टिविटी दी है। उस कनेक्टिविटी का एक बड़ा असर देखा गया है कि किस तरह से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। कनेक्टिविटी बेहतर होने की वजह से निवेश बहुत ज्यादा बढ़ा है उत्तर प्रदेश में। तो ये एक तस्वीर बदलते उत्तर प्रदेश की 2014 में मोदी सरकार और 17 में योगी सरकार के बाद डबल इंजन की रफ्तार के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है, उसने उत्तर प्रदेश की उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, निवेश के लिहाज से, आर्थिक तरक्की के लिहाज से उस शक्ल को बदला है। और आइए आगे आपको बताते हैं कि किस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री ने जिस बात को कहा कि यह आने वाले समय में लाइफलाइन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। प्रोफेसर मनोज चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर गतिशक्ति विश्वविद्यालय से। प्रोफेसर मनोज, किस तरह से आप उत्तर प्रदेश की एक बदली आर्थिक रफ्तार भी देखते हैं, और गंगा एक्सप्रेसवे उस रफ्तार को और कितनी गति देने जा रहा है? गंगा एक्सप्रेसवे जो आज प्रधानमंत्री जी ने जिसका इनॉग्रेशन किया, ये 12 जिलों को जोड़ता हुआ 594 किलोमीटर, करीबन 600 किलोमीटर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण 12 जिलों को जोड़ता है। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, बीच के अंदर में बुलंदशहर हो, शाहजहांपुर, उन्नाव, एक तरह से सारे के सारे इंपॉर्टेंट शहरों को जोड़ता है। चलो, एक एक्सप्रेसवे है, ये समय को कम करेगा एक तरह से, वो तो एक चीज है, पर मुख्य बात एक्सप्रेसवे की जो ये है कि इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ किस तरह से इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, किस तरह से लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाए जाएं। ये एक्सप्रेसवे अपने आप में एक अलग भी है, क्योंकि इसके अंदर में एक मिलिट्री का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। शाहजहांपुर के आसपास, जहां आपको पता है कि एयर स्ट्रिप की तरह भी यूज हो सकता है, जिसमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतरे, भले फाइटर जेट हो या भले मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो। तो अलग अलग लिहाज से अगर हम देखें तो उन सारे डिस्ट्रिक्ट जहां से गुजर रहा है, उन सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट का अपने आप में हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक स्ट्रेंथ है। कहीं पे मान लो फर्नीचर का मार्केट स्ट्रांग है, कहीं पे लेदर का मार्केट एक स्ट्रांग है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो स्ट्रेंथ है
उसको जोड़ता हुआ ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक रोड नहीं है, ये अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार को गति देने वाला एक्सप्रेसवे है। प्रोफेसर मनोज, हम चाहेंगे कि एक तुलनात्मक तरीके से भी इसे देखा जाए, क्योंकि देश में पिछले 40-50 सालों में एक्सप्रेसवे और हाईवेज बनते रहे हैं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि पिछले 10-15 साल में उस सोच में एक तब्दीली आई है? क्योंकि जब एक्सप्रेसवे के निर्माण किए जा रहे हैं तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए, जब आप हवाई पट्टी को एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप बनाते हैं, साथ ही साथ जब आप ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना करते हैं, तो ये तमाम जो पहलू जुड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के साथ ही, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस बदली हुई सोच को आप क्या परिभाषित करेंगे आप? आपने बात जब सोच की तो हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर और हमेशा ये बात कहते हैं कि 21वीं शताब्दी के जो परिणाम हैं, जो हमें चाहिए, वो 20वीं शताब्दी की सोच और उस प्रवृत्ति से हासिल नहीं किए जा सकते। जब वो ये बात कहते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कि हमें जो भी विकसित भारत का निर्माण करना है, वो हम एक तरीके से सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करके नहीं कर सकते। जैसे आज आप प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी बताया कि एक तरफ जहां आज गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, उन्होंने बताया किस तरीके से थोड़ी दिन पहले दिल्ली मेरठ के बीच में आरआरटीएस प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, किस तरह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बने, किस तरीके से अभी थोड़ी दिन पहले जेवर के अंदर में सेमीकंडक्टर का प्लांट का हुआ, किस तरीके से जेवर में नोएडा में नया जो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, किस तरह उत्तर प्रदेश में ही 7 नए एयरपोर्ट बन चुके। अगर आप सिर्फ हाईवे की ही बात करें, किस तरीके से आजकल में जो है नई अमृत भारत ट्रेन का उद्घाटन हुआ, किस तरीके से अभी नई हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनेंगे बनारस के, किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन बढ़ी। हम सब तरीके से अगर देखें तो चहुमुखी प्रगति जिसको कहते हैं, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10-12 सालों में हुई, और उसमें एक सोच का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है, माइंडसेट चेंज। अगर हम सिर्फ हाईवे और एक्सप्रेसवे की बात करें, कहां तो भारत में हाईवे करीबन 90,000 किलोमीटर या उससे भी कम था 2014 के आसपास, और करीबन अब हम लोग 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास है नेशनल हाईवे की लेंथ में। कहां भारत में नेशनल हाईवे प्रतिदिन करीबन 14 या 16 किलोमीटर प्रतिदिन बनता था, कहां अभी हम 35 किलोमीटर प्रतिदिन पे पहुंच चुके, और अब हमने नया टारगेट सेट किया है कि किस तरीके से हम प्रतिदिन 60 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना सकें। किस तरह हमारे हाईवे के ऊपर में टोल में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, किस तरह से हम एक्सेस कंट्रोल फास्ट ट्रैक के थ्रू, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं। किस तरीके से हमारे हाईवे के एक तरीके से मानते थे कि इसके ऊपर जो है जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, हमारे नए बनने वाले हाईवेज, हमारी नए बनने वाली रेल्स किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान रख रही है। इस पर्टिकुलर हाईवे का भी जो आपने बताया 12 जिलों से गुजर रहा है, किस तरह जगह जगह पे सोलर पैनल्स लगा के हम लोग उस बात पे भी ध्यान रख रहे हैं। किस तरीके से इन बनने वाले हाईवेज में, भले द्वारका एक्सप्रेसवे हो अभी रिसेंटली बना हुआ, भले आज गंगा एक्सप्रेसवे हो, हम किस तरीके से म्युनिसिपल प्लास्टिक वेस्ट को लेके वेस्ट टू वेल्थ बना के हम पर्यावरण का ध्यान रख रहे हो। किस तरीके से इन हाईवेज को सिर्फ रफ्तार, माना कि ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देगा, पर ये सिर्फ रफ्तार नहीं है, किस तरीके से हम एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करें उन सिटीज का जिनके थ्रू ये हाईवेज निकल रहा है। हम उस जगह के हिसाब से रख के, भले प्रयागराज के लिए हम रिलीजियस टूरिज्म का इसमें बूस्ट करें, भले हम बाकी कुछ सिटीज जहां का लेदर एक्सपोर्ट नोन है या जहां का फर्नीचर नोन है, जहां का हैंडीक्राफ्ट नोन है, हम हर जिले की प्रगति को नए आयाम इन नए एक्सप्रेसवे के जरिए किस तरीके से दें। तो आपने जैसी आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ रहा है कि ये प्रगति का एक्सप्रेसवे है, तो ये सिर्फ रफ्तार का एक्सप्रेसवे नहीं है, ये पूरे भारत की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। इस माइंडसेट चेंज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका 2021 में प्रधानमंत्री जी ने रखी, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए, जिसके जरिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को इस तरीके से बेहतर किया जाए ताकि आगे आने वाली सारी अड़चनों को हम प्लानिंग स्टेज पे ही ले सकें। उसी का नतीजा है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया, कि 2021 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया
आज 2026 में इस प्रोजेक्ट को जो है वो उद्घाटन भी हो चुका। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में जो गति होनी चाहिए थी, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व और आमूलचूल परिवर्तन। जी, प्रोफेसर मनोज चौधरी, उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स इस राज्य में हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री ने खुद अपने संबोधन में जिक्र किया हरदोई और बदायूं जैसे राज्यों का माफ करिएगा जिलों का जिक्र किया। और जब उत्तर प्रदेश में वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी परियोजना जो कि लगातार काम कर रही है, उसमें क्या आपको लगता है कि कई ऐसे जिले थे उत्तर प्रदेश के जो विकास से अनछुए ही रह गए एक लंबे समय से? बिल्कुल है। अगर आप उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को भी देखें तो आज का एक्सप्रेसवे एक तरह से वेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जोड़ने में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पे इंडस्ट्रीज का भी पहले से जोर रहा है, तो एक तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर समावेशी विकास जो इस सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमको किस तरीके से एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट सभी जिलों का करना है। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। भारत में हर जगह, भले ही उसके अंदर मिनरल्स हो, भले ही वहां के टैलेंट हो, भले ही वहां की अपने उद्योग हो, हथकरघा हो, अलग अलग तरह की चीजें हैं। महत्वपूर्ण बात थी कि हम पहचानें और किस तरह से भारत को इस तरीके से कनेक्ट करें कि हर जिला, हर व्यक्ति भारत की आगे बढ़ती हुई जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान दे पाए। किस तरह हम विकसित भारत के अपने सपने को, जो 140 करोड़ भारतीयों ने राष्ट्रीय संकल्प की तरह लिया है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने एक मार्गदर्शन करके रखा है कि किस तरह हमारा भारत विकसित होके देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होकर हम अपने भविष्य को मजबूत बना सके, हम एक अच्छा सुदृढ़ भविष्य कर पाए। इसके अंदर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जो बताई भी होगी कि कभी भी हम विकास की राह पे आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए एक बहुत जरूरी बात होती है कि हमारा चारों तरफ एनवायरनमेंट कैसा है। कहाँ अगर हम कानून व्यवस्था पे, सुरक्षा पे अगर अच्छा ध्यान दे पाए तो हमारा नेचुरली ज्यादा से ज्यादा फोकस डेवलपमेंट पे होता है। तो दोनों चीजें जब एक साथ चलती है, जो नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, जमीनी स्तर पे, तो आज विकास हम सबको देखने को मिल रहा है। प्रोफेसर मनोज, अंत में बहुत संक्षेप में, एक विकसित देश के लिए जरूरी होता है उसका हर हिस्सा विकसित हो। भारत जैसे देश के लिए भी क्या आप ये मानते हैं कि कोई भी राज्य इस विकास यात्रा से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इस रास्ते से भटक नहीं सकता, अलग नहीं रह सकता? मसलन कोई भी ऐसा राज्य जहां पर अगर कनेक्टिविटी को लेकर अभी भी कई तरह के सवाल हैं तो उसे दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं उन सवालों की तरफ भी सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर उधमपुर, बारामूला, श्रीनगर प्रोजेक्ट पिछले साल जून के अंदर में संपन्न हुआ। पहली बार कश्मीर में रेल पहुंची। अगर हम देखें थोड़ी दिन पहले मिजोरम में रेल पहुंची। तो अगर हम देखें अलग अलग देश के क्षेत्रों में किस तरीके से विकास हो रहा है, भारत का कोई हिस्सा नहीं जो जहां पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो। दूसरी जो आपने बात बताई कि किसी भी देश की प्रगति, सिर्फ भारत ही क्यों, किसी भी देश की प्रगति सिर्फ उसकी जीडीपी नहीं होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, बट उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि हमारा विकास कितना समावेशी है, समाज के हर हिस्से को क्या समान रूप से अवसर मिल रहे हैं, समाज का हर हिस्सा क्या हमारी आर्थिक प्रगति में, हमारी सामाजिक प्रगति में अपना हिस्सा और अपने अवसर ढूंढते हुए उसमें अपना समुचित योगदान दे पा रहा है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो न सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जिसके अंदर में हम देखते हैं कि आधार 130 करोड़ भारतीयों के पास आधार कार्ड है। किस तरह से आज हम गांव के अंदर, छोटे से छोटे गांव में यूपीआई के द्वारा हम लोग अपने पेमेंट ट्रांजैक्शन को करके इकोनॉमी में, आर्थिक प्रगति के अंदर में देश के हर सिरे पर जो व्यक्ति है उसको हमने किस तरीके और आर्थिक प्रगति में जोड़ा है। तो ये जो इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर, समान अवसर लोगों को मिलते हैं, तो भारत का हर शख्स भले ही भारत के किसी भी कोने में हो, भारत की प्रगति में अपना योगदान दे पा रहा है। बिल्कुल प्रोफेसर मनोज, बड़े विस्तार से आपने बताया कि किस तरह से 2014 के बाद से
देश में भौतिक यानी फिजिकल और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर रहा है, वो हर बजट में बढ़ते व्यय के साथ वो बढ़ता गया है, जिसमें इस समय रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सरकार खर्च कर रही है। उसका एक बड़ा असर दिखा है। भारत की आर्थिक प्रगति बताती है कि किस तरह से लगातार सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे जो खर्च कर रही है उसका एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और बात पश्चिम बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल में सियासी महासंग्राम का आज दूसरा और अंतिम चरण है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। विधानसभा की कुल 294 सीटों में से दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सुबह 11 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 40% मतदान हो चुका है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लोकतंत्र के इस पर्व में आम से लेकर खास तक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। युवाओं, महिलाओं और बड़े बुजुर्गों से लेकर दिव्यांग मतदाताओं तक हर वर्ग के लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। उम्र और शारीरिक चुनौतियों को दरकिनार कर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं बुजुर्ग लाठी के सहारे वोट डालने पहुंचे हैं, तो कहीं दिव्यांग मतदाता व्हीलचेयर के सहारे बूथ तक पहुंचकर लोकतंत्र को मजबूत बना रहे हैं। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि लोकतंत्र के इस उत्सव में हर नागरिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस चरण में सबसे ज्यादा चर्चा कोलकाता की भवानीपुर सीट की है, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प और हाई प्रोफाइल है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर है। अब सबकी नजरें जनता के फैसले पर टिकी हैं। कौन मारेगा बाजी, किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज, इसका फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। बंगाल की जनता आज तय कर रही है कि राज्य की सियासत किस ओर करवट लेगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के बाद एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम ने पश्चिम बंगाल में भारी मतदान को सराहा। पीएम ने कहा कि पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार मतदान हो रहा है। पीएम ने भारी मतदान को देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक बताया। 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, वैसे निर्भीक वातावरण में बंगाल में इस बार वोटिंग हो रहा है। लोग भय मुक्त होकर वोट दे रहे हैं। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है।
मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपने अधिकार के प्रति इतनी सजग है, बड़ी संख्या में वोटिंग कर रही है। अभी वोटिंग खत्म होने में कई घंटे बाकी है। मैं बंगाल की जनता से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र के इस पर्व में ऐसे ही उत्साह से भाग लें। और पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक राज्य में कुल 39.97% मतदान दर्ज किया गया। लगभग सातों ही जिलों में मतदान की रफ्तार तेज नजर आ रही है। पूर्व बर्धमान में सबसे अधिक 44.50 वोटिंग दर्ज की गई है। ये 11 बजे के आंकड़े हैं। तकरीबन 40% मतदान 11 बजे तक हो चुका है। पूर्व बर्धमान में 44.50% मतदान हुआ है। ये सुबह 11 बजे तक इन 7 जिलों में नादिया में 40% तक मतदान हुआ है। 7 जिलों में जिनकी 142 सीटों पे मतदान हो रहा है। हावड़ा में भी तकरीबन 40% मतदान हो चुका है। तो जिस तरह से पहले चरण में हमने बम्पर मतदान देखा था, उसी तरफ दूसरा चरण भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। नॉर्थ 24 परगना में 38.43% मतदान हुआ है। साउथ 24 परगना में 37.92% मतदान 11 बजे तक दर्ज किया गया है। 1 बजने जा रहा है, नए आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले ये सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की रफ्तार बताता है। कोलकाता साउथ में 36% मतदान हुआ है। कोलकाता नॉर्थ में 38% मतदान हुआ है 11 बजे तक। तो इसके अलावा हुगली में 43 वोटिंग हुई है। कुल मिलाकर राज्य में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और अलग अलग क्षेत्रों में मतदाताओं का उत्साह साफ नजर आ रहा है। बंगाल में दूसरे चरण में भवानीपुर विधानसभा सबसे हॉट सीट है, क्योंकि इस सीट पर सीधा मुकाबला ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच है। इस बार इस सीट पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ममता बनर्जी ने पिछली बार भवानीपुर सीट से जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी ने पिछली बार भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। हालांकि नंदीग्राम में उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। बीजेपी नेता अब भवानीपुर में टीएमसी प्रमुख को चुनौती दे रहे हैं। नंदीग्राम के पिछले चुनाव के बाद ये दोनों दिग्गज दूसरी बार आमने सामने हैं। भाजपा नेता और भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने मताधिकार का प्रयोग किया। इससे पहले उन्होंने कोलकाता में मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी। लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसके बाद उन्होंने भवानीपुर क्षेत्र के एक मतदान केंद्र का दौरा भी किया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा मतदान सूची से नाम काटे जाने यानी एसआईआर पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र से लगभग 51,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछली बार उन्होंने 58,000 मतों से जीत दर्ज की थी। भाजपा ने इस बार भ्रष्टाचार, घुसपैठ और महिला सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बनाया है। पार्टी ने बाहरी के टैग से बचने के लिए स्थानीय चेहरों पर भरोसा जताया है। सात जिलों की 142 सीटों पर दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। हमारे साथ जुड़े हैं सौरभ दत्ता, प्रसन्नजीत बख्शी, नीरज सिंह, अमरेंद्र गुप्ता। अलग अलग बंगाल की इन 142 सीटों से 7 जिलों से हमारे साथ साथी संवाददाता जुड़े हैं। प्रसन्नजीत, सबसे पहले आपके पास आते हैं। 1 बज रहा है, नए आंकड़े सामने आ चुके होंगे। 11 बजे तक 40% मतदान था। पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में उत्साह वैसा ही मतदाताओं में दिखाई दे रहा है। ऋतु, हम चुनाव की एक मंडप पे खड़े हैं। ये साउथ 24 परगना की सोनारपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की है। प्रसन्नजीत, सबसे पहले आपसे इसी पे रिएक्शन लेते हैं। प्रसन्नजीत, जो खबर सबसे बड़ी आ रही है, 1 बजे के आंकड़े आ गए हैं, 61% मतदान हो चुका है 1 बजे तक। ये एक बार फिर जो पहले चरण का जो रिकॉर्ड मत हुआ है उसको तोड़ने की तरफ या उसके बराबर की तरफ की रफ्तार में दूसरे चरण का मतदान भी बढ़ रहा है। जी, आप अपनी बात पूरी करें। ऋतु, एकदम बराबर की तरफ। अब तोड़ने की बात मत कीजिए, तो 100% होना चाहिए।
ये एक ऐसी रिकॉर्ड हो जाने का है जो काफ़ी अलग पूरे दुनिया के लिए हो जाएगा कि 100% मतदान हो गया है। 93% जो मतदान पहली चरण में हुआ है, तो 1 बजे तक 60% मतलब पहली चरण के हिसाब से बराबर जा रहा है। और इसमें कोलकाता होते हुए भी, बार बार मैं वो कह रहा हूँ कि इसमें कोलकाता होते हुए भी कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन शहर जैसे मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जिस जगह पे मतदान की प्रतिशत कम रहता है, वैसे ही कोलकाता में भी मतदान प्रतिशत कम रहता है। खासतौर से दक्षिण कोलकाता में मतदान प्रतिशत कम रहता है। ऐसा होते हुए भी 1 बजे तक 61% मतलब पहली चरण में जिस तरह से उसकी बराबर चल रहा है, तो लोगों की आप देखिए यहाँ पे ये जो एक मॉडल ये है, वहाँ पे आप दूर देखिए लोग बराबर, अभी 1 बजा है, 1:30 बजा है, 1:45 बजने लगा है, लोग वैसे ही है जो आप लोगों को हम सुबह 7 बजे दिखाए थे। मतलब लोगों की जो उत्साह है, लोगों की जो ये जो उत्सव है जो बताया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो दोपहर 1:45 बजे इतने ही लोग हैं जितने लोग सुबह 7 बजे मतदान क्षेत्र पे पहुंच गए थे। और इस तरह से लोग अगर शांतिपूर्ण तरीका से, जिस तरह से आज की इस आखिरी चरण में जैसे सोचा गया था कि दक्षिण 24 परगना में ये हो सकता है या बैरकपुर में ये हो सकता है, ये बाकी जगह पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपने हिसाब से मतदान नहीं कर पाएंगे। जो काफ़ी सालों से मतदान नहीं कर पाया वो शायद अपने उसी हिसाब से मतदान नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बार मैं दोबारा कह रहा हूं कि पहली चरण में जिस तरह से दोपहर 1 बजे 60 से 62% मतदान किया गया था, इस बार भी कोलकाता होते हुए भी दोपहर 1 बजे 61% मतदान, ये मैं कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन के लिए एक बड़ी सफलता है। और जो हमारे यहाँ पे प्रसन्नजीत, वैसे एक बार जरूर कहेंगे कि इतने चुनाव को कवर किया है, लेकिन जिस मॉडल बूथ में इस समय आप मौजूद हैं, ये किसी उत्सव की तैयारी से कम नहीं लग रहा। जिस तरह की सजावट है इस पंडाल में, जिस तरह से पंखों की व्यवस्था, शादी की तैयारी है जी, इस मंडप पूरी तरह से शादी की तैयारी है। लोग बैठे हुए हैं इंतजार में। यहाँ पे आइसक्रीम का स्टॉल लगाए हुए हैं, यहाँ पे वोटर असिस्टेंस बूथ लगाया गया हुआ है, पंखा है, झूमर लगाया गया हुआ है और आराम से लोग ये यहाँ पे रैंप वॉक करके पहुँच रहे हैं अपने बूथ पर। एक कोई बाएं तरफ पहुँच जा रहा है, कोई दक्षिण अपने राइट की तरफ पहुँच जा रहा है और आराम से। और ये शहरी वोटरों को प्रसन्नजीत अपने घरों से निकालने के लिए विशेष इंतजाम चुनाव आयोग को करने पड़े हैं। वो इंतजाम लोकतंत्र के उत्सव में एक अलग तरीके के दिखाई दे रहे हैं जी। जो रीतु, जो स्लोगन दिया गया है, भय नहीं भरोसे से आप आइए और भरोसे के साथ अपना वोट अपने हाथों से दीजिए। तो अपना वोट अपने हाथों से लोग दे रहे हैं और इसी दक्षिण 24 परगना। प्रसन्नजीत, आपको रोकेंगे, एक बार हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि 1 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, नादिया में 1 बजे तक का आंकड़ा है 61% वोट डाले जा चुके हैं। इसी के साथ उत्तर 24 परगना में भी तकरीबन 60% मतदान हो चुका है 1 बजे। एक बार फिर पश्चिम बंगाल का दूसरे चरण का मतदान भी अपने रिकॉर्ड मतदान की तरफ बढ़ रहा है। पूर्व बर्धमान में 66% मतदान हो चुका है 1 बजे तक। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो उत्साह 7 बजे मतदाताओं में दिखाई दिया, वही उत्साह 1 बजे तक बरकरार है। दक्षिण 24 परगना में 58% मतदान हो चुका है 1 बजे तक। ये बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल के इस 2026 के विधानसभा चुनाव में हुगली में सबसे ज्यादा 64% मतदान हो चुका है 1 बजे तक। हावड़ा में 60% मतदान हो चुका है 1 बजे तक। ये 142 सीटें बेहद अहम सीटें हैं, निर्णायक सीटें हैं ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में। पश्चिम बंगाल की जनता अपने भविष्य को चुनने जा रही है। उत्तर कोलकाता में 60% मतदान हो चुका है। अपने स्क्रीन पे आप जिलावार देख रहे हैं। कोलकाता दक्षिण में 1 बजे तक 2026 का जो मतदान फीसदी है वो 60 है। हालांकि 2021 में यह 61% मतदान था। कोलकाता उत्तर में 57 है। अगर नदिया की आप बात करें तो 61% है, हालांकि 21 में यह 85% था। पूर्व बर्धमान में यह 66% 1 बजे तक है, 21 में यह 86% था।
वहीं अगर कोलकाता दक्षिण की बात करें, हुगली की बात करें तो ये इस समय 64% है। 84% 2021 का मतदान था। हावड़ा में 60% है। 2021 में ये 80% मतदान था। उत्तर 24 परगना में 59% मतदान था। 2021 में उत्तर 24 परगना में 80% मतदान हुआ था। दक्षिण 24 परगना में 58% मतदान 1 बजे तक दर्ज किया गया है। प्रसन्नजीत हमारे साथ हैं। प्रसन्नजीत, इस मैप को देखने से ये जरूर एक सवाल होता है कि आखिर पिछली बार यानी कि 2021 का मतदान आज के मतदान की तुलना में मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ था, तो इन दोनों आंकड़ों को किस तरह से देखा जाए? ऋतु, समझना जरूरी है क्योंकि ये जो 58 लाख लोगों को मतदान सूची से निकाला गया है, जिसमें डेड वोटर, जिसमें डुप्लीकेट वोटर, जिसमें माइग्रेटेड वोटर है, जो लोग ना होते हुए भी जिनका मतदान किया जाता था और वो फॉल्स वोटिंग हुआ करता था, वो लोग अभी नहीं है। उसके जगह पे जो असली वोटर है, ये जो कतार है, मैं अपने लोगों को अपने कैमरा पर्सन को बताऊंगा, ये जो कतार है, लोग आते रहे, अब लगातार आते रहे हैं। ये जो रैंप है पीछे दिखाइए, ये जो लोग लगातार दे रहे हैं, ये लोग हकीकत में है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये डेड वोटर है, ऐसा नहीं है कि ये डुप्लीकेट वोटर है, ऐसा नहीं है कि ये माइग्रेटेड वोटर है। इन लोग हकीकत में है, अपने आप पहुंच रहे हैं, अपने आप अपना वोट दे रहे हैं और जिसको मन चाहे दे रहे हैं। ये जो फर्क है एसआईआर के बाद, ये जो फर्क है, और ये भरोसा के साथ आ रहा है, भय के साथ नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को वोट ना दे, जिस बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकलकर वोट देने आ रहा है, भय पर भरोसे की जीत बताता है ये लोकतंत्र में। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आप किस इलाके से जुड़े हुए हैं? पहला और दूसरी बात, महिलाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स में एक बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। किस तरह से उनके कौन कौन से मुद्दे रहे जिन्हें लेके वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए ऋतु, मैं उसी इलाके से हूँ जहाँ से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में टक्कर है, यानी भवानीपुर में। और जहाँ तक महिला और युवा वोटरों की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पर ये वोटर ऐसे हैं जो बड़ी तेज़ी के साथ अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। और जो वोटिंग परसेंटेज आपको जो हाई दिखाई दे रहा है, उसमें एक बड़ी भूमिका महिला वोटरों की भी है और फर्स्ट टाइम वोटरों की भी है। और ये मुझे लगता है कि पहले चरण का जो वोटिंग परसेंटेज है, जो दूसरा चरण है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि हो सकता है कि पहले चरण से ज़्यादा जो मतदान का प्रतिशत है वो देखने को मिले। दूसरा, आप देखें कई तरह के मुद्दे थे, किस तरह से भय मुक्त होकर जो मतदाता हैं वो अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे, उसके लिए भी चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए। हमने ये भी देखा कि पैरामिलिट्री फोर्स और जो पुलिस के जो लोग हैं वो लगातार इलाकों में सर्च भी करते रहे और ऐसे अवांछित तत्व जो हमेशा चुनाव में डिस्टर्ब पैदा करने की कोशिश करते रहे, उनके ऊपर भी जो शिकंजा है वो चुनाव आयोग के द्वारा कसा गया। कई तरह के ऋतु मुद्दे हैं। महिलाओं की अगर बात करें, खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर ये कहती हैं कि 7 बजे के बाद महिलाओं को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो आप समझ सकती हैं कि महिलाओं की किस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में। दूसरा, इससे कोई दो राय नहीं है कि बड़ी संख्या में लोगों का ये कहना है कि कट मनी के तौर पर एक मुश्त रकम उनको टीएमसी के द्वारा पाले गए गुंडे हैं उनको देनी पड़ती है। महिला जो सुरक्षा है वो एक बड़ा विषय है। इसके साथ साथ ही यहाँ से जो पलायन है, जो यूथ पढ़ा लिखा है, एक समय था कि पश्चिम बंगाल में देश के अलग अलग राज्यों से युवा नौकरी करने के लिए आते थे, इंडस्ट्री का हब माना जाता था, लेकिन आज बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तो वो भी चाहते हैं कि ऐसी सरकार रहे जो यहाँ पर विकास के तमाम जो काम हैं वो करे, और जो एक ठहराव सा देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में, वो नीरज, अब भवानीपुर में है, सुबह एक मसला और सामने आया कि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी जब आमने सामने हुए तो जिस तरह से दोनों के बीच में कुछ तनातनी रही, क्या उसको लेकर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को भी और मजबूत किया गया है? देखिए, इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स लगातार गश्त कर रहे हैं, और ये दोनों ही जो नेता हैं उनके ऊपर भी लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं इनके पीछे पीछे भी चल रहे हैं, और इसके जिन जिन इलाकों में जा रहे हैं वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था है। क्योंकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया है
और भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारकर एक मैसेज भी देने की कोशिश की है कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा सकते हैं। और भवानीपुर टीएमसी का गढ़ रहा है, ममता यहाँ से कई बार जीती है, तो ये एक मनोवैज्ञानिक एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त लेने की कोशिश भी यहाँ पर की है कि ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी को दोबारा से उतारा है। अब देखना है कि भवानीपुर की जनता क्या ममता बनर्जी पर ही भरोसा करेगी या फिर शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में जो अपना मतदान है वो करती है। लेकिन मुकाबला दिलचस्प है और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है। किसी तरह की तनाव की खबर या किसी तरह की झड़प की खबर बिल्कुल 142 सीटों में भवानीपुर की सीट हॉट सीट इस समय है, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दत्ता और अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ दत्ता, इलेक्शन चुनाव आयोग ने अपना एक कंट्रोल रूम बनाया है। अभी तक 142 सीटों पर 1 बजे तक के मतदान में जहां मत प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, जो बताता है कि लोगों में बहुत सुरक्षा व्यवस्था का एक भाव है, लेकिन क्या कहीं से अप्रिय घटनाएं हुई हैं, किस तरह से चुनाव आयोग उस पर भी नजर बनाए हुए है? रितु जी, देखिए, कंट्रोल रूम से जो अभी सबसे बड़ी घटना घटने की खबर आई है, मैं उसी लोकेशन में हूँ। वो भवानीपुर के जो हरीश मुखर्जी रोड है, यानी मेरा पीछे वाला जो रास्ता है, ये रास्ता सीधा पोटुआपाड़ा कहते हैं, और इसी रास्ते से ममता बनर्जी का घर, सीएम ममता बनर्जी का घर इसी रास्ते से जाता है। और कुछ देर पहले ही यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी आए थे, और शुभेंदु अधिकारी आकर यहाँ पर जो कम्युनिटी जो हॉल, जय हिंद भवन नाम का जो कम्युनिटी हॉल है, इस कम्युनिटी हॉल के अंदर वो कैंडिडेट के हिसाब से गए थे। और जब वो कैंडिडेट के हिसाब से भीतर गए, तो जाते वक्त यहाँ से जब वो भीतर गए, ऐसे कैंडिडेट वो जा ही सकते थे, तो यहाँ से जय बांग्ला का स्लोगन उठा और उनके साथ झड़प हुआ, कहासुनी हुई। और कहासुनी होने के बाद शुभेंदु ने कहा कि उनके ऊपर आरोप लगाया, शुभेंदु अधिकारी ने, कि उनके ऊपर हमला हुआ है। और उसके लेकर इसी स्पॉट से पुलिस ऑब्जर्वर को शुभेंदु अधिकारी ने फोन किया, और फोन करने के बाद जो यहाँ पे जमायत था, क्विक रिस्पांस टीम पहुंची। आप जैसे देख सकते हैं कि इस गाड़ी के ऊपर जो पुलिस की गाड़ी है, राकिब को बोलूंगे तो थोड़ा फर्स्ट आए, यहाँ पे जो डीओ कोलकाता साउथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे QRT लिखा हुआ है। ये गाड़ी से काफी सारे फोर्स आए हैं, पुलिस के फोर्स आए हैं, और पुलिस के फोर्स ने इस तरह से, केंद्रीय बल तो है, साथ ही साथ काफी सारे फोर्स इस वक्त इस जगह पे तैनात किए गए हैं। और आपको यहाँ पे चप्पा चप्पा पर अब एक फोर्स दिखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोलकाता पुलिस के टीम है। साथ इधर लेफ्ट में अगर जाएंगे आप, तो यहाँ पर भी जो विशेष जान है इस ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, वज्र उसका नाम है, वो गाड़ी भी लाया हुआ है। मैं जूम करने को बोलूंगा राकिब को कि वज्र जो गाड़ी है उस पर थोड़ा जूम करके दिखाइए कि वो जो गाड़ी वहां पे है। और उसके पीछे जो है वहां पर भी एक जो सीआरपीएफ का एक विशेष गाड़ी है कि ऐसे सिचुएशन में, ताकि सौरभ, भवानीपुर में ही विशेष इंतजाम है। 142 सीटों पर भी इसी तरह के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, और एक तरह से कल से ही लगातार सीआरपीएफ के डीजी और पुलिस अधिकारी लगातार इस बात का मुआयना कर रहे थे, और कई कड़े कदम उठाए गए हैं। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आपके साथ कुछ वोटर्स भी जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ मतलब फर्स्ट टाइम वोटर्स भी लग रहे हैं, तो आप उनसे बात करें और बताएं सुबह से वोटिंग को लेकर क्या आपका कहना है। देखिए ऋतु, मैं बता दूं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हर बार हिंसा की खबरें आती थी, इस बार वास्तव में भय मुक्त वोटिंग का एक माहौल है। और जिस तरह से इस बार की 142 सीटों पर मतदान हो रहा है, मैं कोलकाता के एक ऐसे इलाके में हूं जिसे कोलकाता पोर्ट कहते हैं, और यहाँ पे मिली जुली आबादी है, मीडियम टाइप लोग रहते हैं, व्यवसायी हैं, और ये पोर्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जिस वे में मतदान होना चाहिए, वास्तव में कोलकाता अर्बन की इस बेल्ट में वो देखने को मिल रहा है, चाहे टॉलीगंज हो, चाहे भवानीपुर हो, चाहे रासबिहारी हो या कापकी हो, हर जगह पर मतदान लगातार देखने को मिल रहा है बड़ी संख्या में, और लोग बहुत बगैर भय के और अपने मुद्दों के साथ मतदान करने आ रहे हैं। मेरे साथ फर्स्ट टाइम एक वोटर है, वो अपने मुताबिक मतदान करने आई है। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह की उनको सरकार की दरकार है और किन मुद्दों पर वोट करने आई है। आप फर्स्ट टाइम वोट कर रही हैं, किस तरह के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? देखिए, ऐसे तो ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, वुमेन सेफ्टी का एक बहुत इशू है,
रोड्स का कंडीशन इम्प्रूव होना चाहिए और फिर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होना चाहिए ताकि बाहर ना जाना पड़े। तो आपको लगता है कि अभी वो चीज़ नहीं है, इसलिए उस तरह की सरकार आनी चाहिए? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। रोड सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है, विमेन सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है। सर, किस तरह की सरकार को देख के आप मतदान केंद्र पे आए हैं, जो आपने वोट किया है? जो हुआ तो हो गया। नया सरकार के चाहिए, जो हुआ डेवलपमेंट की चाहिए, वो बेटी का सुरक्षा चाहिए, ये मेन चाहिए, जॉब चाहिए। बेटियों की सुरक्षा और जॉब अपॉर्चुनिटी, और यही यूथ, जब मैं बात कर रहा हूं तो यूथ यही कह रहा है कि हमें हमारे स्टेट में जॉब चाहिए, हमें दिल्ली और बड़े शहरों में जाके जॉब करें और हम दुर्गा पूजा के लिए बंगाल में आए, तो वो कह रहे हैं हमें बंगाल में रह के दुर्गा पूजा मनाएं और हम यहीं पे जॉब करें, और यही एक बदलाव है। देखिए, पूरे इस अगर एरिया को देखें तो ये कोलकाता अर्बन का बेल्ट है, और इस बेल्ट में मुद्दे बहुत मुखर होकर दोनों पार्टियों ने उठाए हैं। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने विकास के नाम पे वोट मांगा है और उन्होंने कहा एक बार मौका मिलेगा तो और उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों की बात की है जिसमें भ्रष्टाचार है, जिसमें कट मनी है, जिन पे टीएमसी के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, और इसके अलावा परिवर्तन एक बड़ा मांग है। और ये वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं यूथ वोटर, महिला वोटर के लिए एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है, और इन्हीं मुद्दों के साथ ये लोग बाकायदा मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ऋतु, देखिए कि जिस तरह से 15 सालों में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, आरोप हैं, उसमें अगर आप देखें कि वोट फीसद है, तो वोट फीसद अगर 2021 का देखें तो 48% के आसपास ममता बनर्जी को मिला है, जिसमें 213 सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का वोट फीसद 38% था और 77 सीटें थी। बड़ा गैप था, लेकिन इस बार परिवर्तन सड़कों पे दिखा लोगों के बीच में। जब हम गए तो बिल्कुल 142 सीटें, इसलिए दोनों के लिए वर्चस्व की लड़ाई है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए अपनी साख को बचाना एक बड़ी चुनौती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से पश्चिम बंगाल में बदलाव के लिए जमीन पर काम कर रही है। उसको कितना उसका परिणाम जनता देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रसन्नजीत, एक बार फिर ताजा आंकड़ों पर आपसे लास्ट अपडेट लेना चाहेंगे। 60% से ऊपर का मतदान है, मतदाताओं में एक बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात और है, जहां भवानीपुर हॉट सीट है, वहीं हुगली और हावड़ा जैसे जिलों में सबसे ज्यादा वोट किया गया है अभी तक, जो 64% और 60% है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? पूर्वी वर्धमान में 66% मतदान है, तो इस मतदान प्रतिशत को आप कैसे आंकते हैं? क्या इससे हम आंकलन निकालें? मतदाताओं में जोश है, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या दिखाई देता है बड़ा? नहीं ऋतु, इसमें इस तरह से देखना चाहिए, ये कहाँ वर्धमान, पूर्वी वर्धमान, हावड़ा और हुगली की अगर हम बात करें जी, जो हुगली, ये हाँ हुगली के जो बात करें तो इसमें देखना चाहिए, ये खास तौर से हुगली और हावड़ा में दो तरह की जगह है। एक है अर्बन एरिया और एक है रूरल एरिया। हावड़ा में भी ऐसा है और हुगली में भी ऐसा है। तो ये हुगली अर्बन में ज़्यादा है या हुगली रूरल में ज़्यादा है, हावड़ा अर्बन में ज़्यादा है या हावड़ा रूरल में ज़्यादा है। और पूर्वी वर्धमान पूरी तरह से किसान एरिया है, एग्रेरियन एरिया है। पूर्वी वर्धमान पूरे हिंदुस्तान की जिसको हम कहते हैं बांग्ला में शोष्य गोला, मतलब यहाँ से जो चावल, यहाँ से धान पूरे देश को बेचा जाता है और उसी का धान, उसी का चावल हम खाते हैं। तो यहाँ का किसान किस तरह से वोट किए हैं, ये किसानों का वोट है। पूर्वी वर्धमान का वोट पूरी तरह से किसानों का वोट है। हाँ, एक तो इस तरह ये एक एनालिसिस है। दूसरी बात है, ये दोनों जगह पे दो समुदाय का जो पॉपुलेशन है ये एक तरह से बटा हुआ है। हिंदू मेजॉरिटी तो है ही, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो देखना ये पड़ेगा कि जो माइनॉरिटी तीनों जगह पे, पूर्वी वर्धमान, हावड़ा रूरल में माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है और हुगली जो रूरल है वहाँ पे भी माइनॉरिटी बड़ी संख्या में है। तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ ये जो हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये मिला जुला के है या रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, तब हम डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन
किसी एक जगह पे ज्यादा वोटिंग के कारण ऐसा नहीं हो सकता है। जी। इसका मतलब यह है कि पूरे पूर्वी बर्धमान जिला में, पूरे हुगली जिला में और पूरी हावड़ा जिला में पूरी तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग किए हैं। जी हाँ, बढ़ तो चढ़ के इसका वोटिंग मतलब की है। यह है लोग चाहते बिल्कुल। हैं। और एक बड़ा कारण हाँ, इन सभी जिलों में बढ़े बढ़ हुए चढ़ मत के- प्रतिशत का ये है कि जनता में जो सुरक्षा का भाव है, एक निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने का चुनाव आयोग ने जो प्रण लिया उसे चुनाव आयोग पूरा कर रहा है। भय का माहौल नहीं है, भरोसे के उस माहौल में पश्चिम बंगाल की जनता अपने दूसरे चरण के मतदान में भी निकल रही है और वोट कर रही है। उसी का एक नतीजा है कि 6 घंटे में 60% से ऊपर का मतदान पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में दर्ज किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका, प्रसन्नजीत आपका, अमरेंद्र आपका और सौरभ आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।